मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या हम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? आहिस्ते आहिस्ते ही सही, लेकिन दुनिया अलग अलग मुद्दों को लेकर दो धड़ों में बट रही है। चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हो, चाहे वो ईरान इजराइल युद्ध को लेकर हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हो। क्या लगता है आपको? देखिए, जब से इजराइल ने 11 दिन पहले बमबारी शुरू की ईरान के ऊपर से, तब से दुनिया शायद और ज्यादा थोड़ा विभाजित हो गई है। और कल जब अमेरिका ने अपने B-2 बम्बर्स के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर संयंत्रों पर बम गिराने शुरू किए, तो दुनिया और ज्यादा लगता है मोटा मोटी दो धड़ों में विभाजित हो रही है। कुछ देश जो हैं वो क्लियरली ईरान के साथ खड़े हैं। हम नाम लिख सकते हैं रशिया का, चाइना का, नॉर्थ कोरिया का। भारत भी ईरान का अच्छा मित्र है, भारत भी ईरान को सपोर्ट करता है। हमारी दोस्ती वैसे इजराइल के साथ भी अच्छी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया दो धड़ों में बट रही है, तो जो धड़ा ईरान के समर्थन में है वो ईरान को क्या समर्थन दे सकता है, किस तरह की समर्थन दे सकता है? रूस से शुरू करते हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध में गले तक, नाक तक उलझा हुआ है। रूस में हथियारों की इतनी ज्यादा कमी है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं रूस की, जो भी गोला बारूद, हथियार, रॉकेट्स, मिसाइल बनाते हैं, रात के टाइम बनाते हैं, अगले दिन सुबह ही वो यूक्रेन युद्ध में खर्च हो जाते हैं। रूस के पास हथियारों की इतनी कमी है कि वो नॉर्थ कोरिया से मजबूर होकर टैंक तोप के गोले मंगाता है। रूस के पास ड्रोन्स की, यूएवीज की इतनी कमी है कि वो लगातार पिछले कुछ सालों से ईरानियन ड्रोन्स खरीद रहा है। शायद 136 उसका एक क्लासिक एग्जांपल है। तो रूस के पास अभी ईरान के विदेश मंत्री गए हुए हैं मॉस्को में। रूस क्या दे सकता है ईरान को? रूस सपोर्ट दे सकता है, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, यूनाइटेड नेशन में ईरान के समर्थन में बोल सकता है। सबसे बड़ी बात है, ओआईसी के देशों को रूस कोशिश कर सकता है कि वो जरा ईरान के समर्थन में बात करे। इससे ज्यादा क्या रूस कोई हथियार दे पाएगा ईरान को? ये बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि रूस के पास फिलहाल जो भी हथियार हैं वो यूक्रेन में व्यस्त हैं। हम क्लासिक एग्जांपल दे सकते हैं कि रूस ने हमें S-400 देना था, 3 साल से नहीं दिया, क्योंकि उसके S-400 जो बन रहे हैं वो तुरंत यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय हो जाते हैं। चाइना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाइना खुल के ईरान की मदद दे रहा है, फाइनेंशियल मदद दे रहा है, टेक्निकल मदद दे रहा है, उनको शायद छुप छुप के कुछ हथियार भी दे रहा है। लेकिन क्या चीन ईरान को खुलेआम अस्त्र शस्त्र देगा? ईरान को चीन से जहाज, जाहिर बात है हवाई जहाज से तो थोड़े थोड़े, एक हवाई जहाज में आप 10 टन ला सकते हैं, लेकिन पानी के जहाज में आप एक साथ 100, 200, 300 टन ला सकते हैं। क्या चीन से एक पानी का जहाज अस्त्र शस्त्र, बम, गोला, रॉकेट, मिसाइल, एंटी टैंक ग्रेनेड लेकर चलेगा तो यूएस की नेवी उसको साउथ चाइना सी में छोड़ देगी? नहीं। इंडियन ओशन में छोड़ देगी? नहीं। अरब सागर में छोड़ देगी? नहीं। जब बंदर अब्बास है और चबहार पोर्ट है ईरान के जैसे, उनके बाहर अमेरिका की नेवी गश्ती दे रही है। तो चीन से कोई फौजी साजो सामान बड़ी तादाद में ईरान में नहीं पहुंचेगा। नॉर्थ कोरिया बहुत दूर है, बहुत दूर है। और नॉर्थ कोरिया जो कुछ भी छोटा मोटा बना रहा है, उसको सेम प्रॉब्लम है, कैसे ईरान तक भेजेगा? भारत ईरान के सपोर्ट में बात कर चुका है। हमने कहा है कि युद्ध का जमाना नहीं है, बातचीत से मसले का समाधान निकालिए। इससे ज्यादा कोई समर्थन भारत भी नहीं दे सकता। हाँ। तो दुनिया कैसे दो धड़ों में बटेगी अभी तक अनक्लियर है जी। और अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो मैं थोड़ी ना कह रहा हूं सर, या पाकिस्तान खुद कह रहा है? जी हाँ, पाकिस्तान बहुत कंफ्यूजिया गया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ एक तरफ खींच रहे हैं तो आसिम मुनीर दूसरी तरफ खींचते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार, दुनिया के कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो अमेरिकन न्यूक्लियर हथियार हैं जो कि पाकिस्तान में सेफ्टी के लिए रखे गए थे। अब बात यह है कि क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार ईरान के समर्थन में देगा? जाहिर बात ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ अमेरिका के समर्थन से जिंदा हैं। अमेरिका तुरंत उनकी ऑक्सीजन पाइप खींच लेगा। आसिम मुनीर बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि जब उनका ये टेन्योर खत्म हो जाएगा एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आशा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के
अंदर एक बहुत महान नेता बने जाएंगे। हम्म। समय के अनुसार वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं आसिम मुनीर, समय के अनुसार वो प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे अमेरिका की मदद से। तो आसिम मुनीर क्या न्यूक्लियर हथियार चीन ईरान के समर्थन में देंगे? नहीं देंगे जी। मैं इस बार हुसैन सूरतवाला जी का टेक चाहता हूं। इस्लामिक कंट्रीज को भी एक होने की बात कही जा रही है हुसैन जी, कि जितने भी मुस्लिम ममालिक है वो एक साथ आए और ईरान के साथ इसराइल के खिलाफ फाइट करें। मौखिक समर्थन कई लोगों ने दिया है, जबानी समर्थन जिसको कहते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से है। सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज को नहीं, एक्चुअली ईरान की जो अभी डिमांड है, ईरान ने जो ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर से और फ्रांस के और जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर से जेनेवा में मुलाकात की थी, उसके बाद वो इस्तांबुल में अलग अलग कंट्रीज के और फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं, और आज जब पुतिन से भी उनकी मुलाकात होती है और लावरोव से भी अलग मुलाकात होती है, सब जगह ईरान की एक डिमांड है। और ईरान की डिमांड एक्चुअली ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, IAEA, ये सबको बनाया गया था दुनिया में एक नए ऑर्डर को स्थापित करने के लिए, जिसके अंदर इस बात को निश्चित बनाने की कोशिश की जा रही थी कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर कोई भी किसी के ऊपर हमला करता है तो ये यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी होती है कि एग्रेशन करने वाली कंट्री जिसने एक्ट ऑफ वॉर को अंजाम दिया है उसको मिलकर ये लोग सबक सिखाएं। ईरान आज जब पुतिन से भी मिलता है तो उनकी ये उनसे डिमांड है कि आपके पास वेटो पावर है, आप दुनिया में डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल एक अपना रूप रखते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है कि ये सब एकजुट होकर कहें कि 13 जून को जो आक्रामकता और उसके बाद में जो एग्रेशन इसराइल ने ईरान के खिलाफ दिखाया है उसको कंडम किया जाए। इंटरनेशनल उसमें हर कंट्री की जिम्मेदारी है, ईरान की डिमांड ये है। और कैप्टन साहब बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे थे और बहुत ही अहम नुक्ता था। पॉइंट ये कि ईरान के लोग जब ये मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड उनकी ये है कि वो डिप्लोमेसी के अंदर और पॉलिटिकली आप हमारी हेल्प करो। लेकिन इस बात को हम सब भी जानते हैं कि ईरान पिछले 40 साल से अमेरिका के साथ, 45 साल से उसकी लड़ाई की हालत है, इसराइल के साथ से उसकी लड़ाई की हालत पिछले 45 साल से है। तो ईरान के पास इनके बेसमेंट में अलग अलग सिटीज के अंदर और सिटीज के बाहर ये लोगों ने अंडरग्राउंड एक बहुत बड़े ऐसे मिसाइल के गोडाउन टाइप बना के रखे हैं कि जहां पर इनके पास बहुत सारे मिसाइल्स हैं। इनको अभी बाहर से किसी वेपन को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, और पिछले 10 दिन के हमले के जरिए से इसराइल पर उन्होंने ये साबित किया है कि हथियार के हिसाब से हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमें वेपन इंपोर्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, जितना गोला बारूद की जरूरत है वो हमारे पास है। जब इसराइल को उसके डिफेंस सिस्टम के बाद में जो 6 लेयर का डिफेंस सिस्टम है, हम हैफा और तल अवीव के ऊपर ऐसी मिसाइल मार कर उनकी बिल्डिंगों को तहस नहस कर सकते हैं, तो अमेरिका के जो बेसेस हैं उनके पास तो ऐसा कोई डोम भी नहीं है। इसराइल के मुकाबले में अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला करना बहुत आसान है, ये एक्सपर्ट जानते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दूं, नहीं वो जो आप बात कह रहे हैं वो शुरू भी हो गया है। वो सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है और ये चर्चा बहुत देर से की जा रही है कि जो मिलिट्री बेसेस हैं ईरान के जस्ट अपोजिट, पारस की खाड़ी के ठीक दूसरी तरफ, जो ठीक ईरान के फ्रंट में है, वो बेसेस किसी एयर डिफेंस में नहीं है और उन पर खतरा बहुत ज्यादा है। और ईरान इसी प्रॉक्सी वॉर में आकर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है, ये इस वक्त की जानकारी मिल रही है। मैं जल्दी से संजीव श्रीवास्तव जी और सिद्धार्थ दवे जी और पूर्णिमा जी के पास जा रहा हूं। क्या ये एक ऐसी सिचुएशन की शुरुआत हो गई है जो अनकंट्रोल्ड होती चली जाएगी? संजीव श्रीवास्तव जी, हालांकि देवनाथ जी का मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारे हुसैन जी है वो कह रहे हैं कि ईरान के पास ऐसा नहीं हथियार नहीं है, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स का बहुत बड़ा जखीरा है। संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए, ईरान जो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री एक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लिया है। किसी भी राष्ट्र के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को इस तरीके से सिवियरली जो है डैमेज करना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था और बहुत ही एक मेजर स्टेप था, एक मेजर एस्केलेशन था, और उसको ईरान के द्वारा रिस्पॉन्ड अवश्य किया जाएगा। और ईरान स्वयं के माध्यम से भी और अपने टेरर प्रॉक्सीज के माध्यम से भी वो इस पूरी सिचुएशन को जरूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप रिपोर्ट बता रहे हैं, इजराइल के ऊपर बड़े हमले ईरान
कंडक्ट कर रहा है, साथ ही साथ जो उसके प्रॉक्सीज हैं उसके माध्यम से भी हमले कर सकता है, अमेरिकन के बेसिस को भी निशाना बना सकते हैं, जो कि रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ऐसे में ये जो ईरानियन जो रिटेलिएशन है वो अवश्य एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ईरान को अपनी राष्ट्र की जनता को भी दिखाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, फेस सेविंग के तहत भी ईरान को ये कार्रवाई करनी थी, और जो कि ईरान उसको कर रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि ईरान के यदि स्केल ऑफ रिटेलिएशन में कोई ऐसा बड़ा स्टेप अगर वो लेता है, जैसे स्टेट ऑफ हार्मुज को यदि वो ब्लॉक कर देता है, या अमेरिका के किसी बेस पर कोई बड़ा हमला कर देता है और अमेरिका को सरप्राइज कर देता है, इजराइल को वो सरप्राइज करते हुए इजराइल के अंदर कोई बड़ी भारी क्षति पहुंचा देता है, तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर और भी बड़े मिलिट्री एक्शन वो लेंगे, और इस स्थिति में जाहिर है कि स्थितियां और अधिक विकट होंगी, और ईरान को और वहाँ की जो इस्लामिक रिजीम है इसको उसके जो गहरे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप अब सीधा सीधा रिजीम चेंज की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैसे तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट है कि रिजीम चेंज की बात की जाए, लेकिन कोई रिजीम अगर ठीक तरीके से व्यवहार नहीं कर रही है तो उसे क्यों नहीं बदल देना चाहिए, इस तरीके के तर्क को सीधा सीधा रख रहे हैं। तो ये अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल, जिसके के बारे में हम जानते हैं कि उनकी जो अल्टीमेट जो मंशा है ईरान के इस्लामिक रिजीम के संदर्भ में कि वो इस रिजीम को पसंद नहीं करते और वो इस रिजीम को चेंज करना चाहते हैं। अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों के अंदर इस बात की टीस रहती है कि वो कभी शाह का ईरान था और उस समय यूएस ईरान के संबंध बड़े अच्छे हुआ करते थे, लेकिन ये जो वहां पर इस्लामिक जो रिवोल्यूशन के बाद जो सत्ता वहां पर बदली, उसके बाद से और वहां पे एम्बेसी की अमेरिका की जो सीज हुई लंबे समय तक, उस सारी सिचुएशन को अमेरिका का कोई राष्ट्रपति भूलता नहीं है। और ईरान के द्वारा अमेरिका को और इजराइल को जिस तरीके से थ्रेट दिए जाते हैं, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इसके की बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी की, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। और होलोकॉस्ट को ईरान डिनाई करता है, यहूदियों को जायनिस्ट रिजीम को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जिस तरीके की धमकियां दी जाती हैं, वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, इस तरीके की बातें ईरान के सुप्रीम लीडर्स के द्वारा की गई, चाहे वो पिछले खुमैनी रहे हो या खामनाई हो आज के। तो ये इजराइल जो कि छोटा सा मुल्क है क्षेत्रफल के लिहाज से भी और जनसंख्या के लिहाज से भी, उसके लिए तो एक दो न्यूक्लियर वेपन्स ही काफी हैं, और वो न्यूक्लियर वेपन्स यदि इजराइल जाहिर है उसको अपने लिए एक्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। दूसरा एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ईरान का जो एक रीजनल हेजिमोन बनने का जो उसका महत्वाकांक्षा रहती है, उसको हासिल करने के लिए वो टेररिज्म को भी उसका आधार बनाता है। टेररिज्म को हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इराक और सीरिया में जो उसके टेरर प्रॉक्सीज हैं, सब ईरान के खड़े किए गए हैं, और ईरान उनके माध्यम से भी जो है अपने एम्बिशन को हासिल करना चाहता है। उनको हाइपरसोनिक मिसाइल्स हूती आज इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हूती के पास कहां से आई, बैलिस्टिक मिसाइल्स कहां से आई, जिससे कि हूती सीधा सीधा तेल अवीव पे हमले कर दे रहे हैं। तो ये सब ईरान के द्वारा खड़ा किया गया टेरर का जो स्ट्रक्चर है, उसको लेकर के अमेरिका बहुत आशंकित रहता है कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो कल को पता चला कि हूती के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स आ गए या हिजबुल्लाह के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, तो फिर मिडिल ईस्ट का और पूरे विश्व का क्या होगा। न्यूक्लियर टेररिज्म का जो खतरा है वो पूरे विश्व के, और इजराइल तो जाहिर है कि उसकी ऐसी स्थिति में तो उसका अस्तित्व न्यूक्लियर टेररिज्म एक अच्छा टर्म दिया आपने, इस पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सिद्धार्थ दवे जी के पास जा रहा हूं, पूर्णिमा जी के पास जा रहा हूं। सिद्धार्थ दवे जी, न्यूक्लियर टेररिज्म जिसकी आशंका अमेरिका जता रहा है, लेकिन न्यूक्लियर टेररिज्म की बात तो 2010 में भी होती थी, कोशिश ऐसा नहीं पहली बार कर रहा है, 2025 का इंतजार क्यों करना पड़ा। दूसरी बात यह कि जो बात यूके देवनाथ सर कह रहे थे कि कोई भी मुल्क सीधे तौर पर ईरान के साथ नहीं आएगा अभी, तो ईरान कब तक जंग में टिकेगा। तीसरी बात, होर्मुज की खाड़ी क्यों हुई। होर्मुज की खाड़ी को बंद करने का प्रस्ताव बेशक ईरान में दिया गया है, लेकिन नुकसान उससे ईरान के दोस्त देशों को होगा, जैसे चीन को होगा जो 80% तेल इस इलाके से लेता है, भारत को होगा जो भारत अपना अच्छा खासा तेल की आपूर्ति इस इलाके से करता है। तो ये होर्मुज की खाड़ी पर भी फैसला लेने डिफिकल्ट सिचुएशन ईरान के लिए रहेगा। जी नमस्कार विवेक जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। देखिए, आप जब आपने शुरुआत ओपनिंग किया, यू वर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वॉर 3। मैं समझता हूं जब इतिहास लिखा जाएगा आज से 40-50-100 वर्षों बाद, तो उस हिस्ट्री के चैप्टर की शुरुआत अगर वर्ल्ड वॉर 3 की हम कर रहे हैं तो वो शुरुआत होगी सितंबर 11, 2001 से। और इसको जो 9/11 जिसको हम प्रचलित भाषा में उपयोग करते हैं,
So when 9/11 happened, US declared GWT, Global War on Terror. इसके पहले 89 90s में भारत हमेशा से कहता आ रहा है and had been talking about the evil of terrorism. जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनका जो उपयोग है, जो स्टेट एक्टर्स जिस तरह से करते हैं, उसकी बात 90s के दशक से भारत करता आया। किंतु जब 9/11 हुआ तब यूएस को पता चला, और यूएस को जो उस जमाने में एक निम्बी मूवमेंट भी है जिसको नॉट इन माय बैकयार्ड कहते हैं, जब तक मेरे पैरों तले ये नहीं आता तब तक मैं चुप हूं। तो जब 9/11 हुआ और यूएस जागा और उसने शुरुआत कर दी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, तो हिस्ट्री के उस चैप्टर्स में जब थर्ड वर्ल्ड वॉर की जब जिक्र होगा तो उसमें ग्लोबल वॉर ऑन टेरर और 9/11 का शुरुआत वहां से होगा। आपने जब थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की विवेक जी, और जिस तरह से साथ में संजीव जी ने भी बात की, तो देखिए मैं इसको ना एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, और इसलिए मैंने शुरुआत की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जब कोई एक देश का, एक कम्युनिटी का, करोड़ों का नेता जब बोलता है डेथ टू XYZ, डेथ टू US और इजराइल, आई कैन नेम इट, तो कलेक्टिव सिविलाइजेशनल एनर्जी जो कि एक एग्रेसिव एनर्जी बनती है, देखिए सिर्फ मैं और आप कह दे डेथ टू US और डेथ टू इजराइल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट समवन लाइक खमेनी व्हेन ही सेज दिस, और एक कलेक्टिव एनर्जी जो एग्रेशन में बदलती है, और उसी का रिजल्ट होता है जो अभी हम देख रहे हैं। मैं थोड़ी एक अलग कॉस्मिक लेवल पे इसकी बात कर रहा था, और इसलिए मैंने शुरुआत भी की सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि जो विचारधारा सनातन की है, जो हमेशा कहते सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी रहें। कमिंग बैक टू दिस, जो आपने प्रश्न किया कि क्या ईरान इस वक्त अलग थलग पड़ गया है, क्या इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो उसके साथ है, तो जो उम्मा का कंसेप्ट है विवेक जी, वो हमेशा से जब मोमिन वर्सेस काफिर होता है ना, तभी ही वो उठ के आता है। अदरवाइज तो हमने देखा है कि 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद 1980 से 88 तक ईरान और इराक के बीच में युद्ध हुआ। जब इसका जिक्र मैंने आपके चैनल में 9 PM की डिबेट में हमेशा से किया है कि ब्रिगेडियर जियाउल हक जो कि जॉर्डन में तैनात थे और उन्होंने हजारों पैलेस्टीनियंस की हत्या की, उसके वो जिम्मेदार रहे हैं, कभी कोई उम्मा की बात नहीं करता है। तो फार्स ऑफ उम्मा, ये जो उम्मा का ये जो मिथ्या है, ये मिथ है, उसको मैं आपके दर्शकों तक लाना चाह रहा था कि जब अगेन हजारों मुसलमानों की हत्या हुई अफगानिस्तान में, अभी लेटेस्ट अगर हम देखते हैं तो उइगुर मुसलमानों की जो बात है जो चाइना में हो रही है, तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं, एक चुप, बिल्कुल जिप। तो इवन जब 1971 के टाइम पे 70s में जब बांग्लादेश, तब का तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे करोड़ों मुसलमानों की जब हत्याएं हो रही थी, तभी भी इस्लामिक वर्ल्ड चुप था। अभी वहां पे उनको मदद करने के लिए कौन गया? तो तभी भारत गया था। लेटेस्ट की भी अगर हम बात करते हैं तो यमन का जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है 2015 का, उसमें भी हम देखते हैं कि जो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है वो डिवाइडेड रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी उम्मा का बात होती है या कंसेप्ट ऑफ उम्मा आता है, वो सिर्फ और सिर्फ काफिर और मोमिन। अच्छा, ये कंसेप्ट भारतीयों के लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि सनातन संस्कृति में कंसेप्ट ऑफ अदर है ही नहीं। हम तो हमेशा बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का कल्याण हो। पूजा भी होती है तो प्राणियों में सद्भावना हो, उसमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स की भी नहीं बात हुई है। लेकिन सर इसमें अगर दूसरा पक्ष देखे तो ईरान के पास परमाणु हथियार, ये बात आई कहां से? इवन IAEA भी नहीं मान रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार है। IAEA ने अभी तक ये पुष्टि नहीं किया, हालांकि IAEA चिंता जाहिर कर चुका है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि क्या डिड ईरान अलाउ द इंस्पेक्शन ऑफ IAEA? उन्होंने क्या पूरी उनके इंस्पेक्शंस को अलाउ किया है? और जब एक कंट्री का मुखिया जो कि करोड़ों को इन्फ्लुएंस करता है और कहता है डेथ टू इजराइल, डेथ टू US, और उन्होंने, आपको जान के आश्चर्य होगा, एक घड़ी बनाई थी स्टॉपवॉच, जिसमें खमेनी ने कहा था कि 2040 में इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और वो स्टॉपवॉच चल रही थी, वो नेगेटिव काउंटर से वो चल रही थी।
और 2017 में इन्होंने स्टॉप वॉच तेहरान में कहीं पे एक पैलेस्टाइन स्क्वायर है, पैलेस्टीनियन स्क्वायर, वहां पे उसको रखा था। और आयरनी देखिए, अभी न्यूज ये आ रहा है कि वही स्टॉप वॉच को इजराइल ने जो है नष्ट कर दिया है। तो एक जो विचारधारा है जो ओपनली कहती है डेथ टू इजराइल, तो यानी कि इजराइल के लिए तो ये एग्जिस्टेंस का सवाल है, मरता क्या ना करता। आप अगर जी मिडिल ईस्ट के खित्ते में, सेंट्रल एशिया में अगर आप पीस चाह रहे हैं, लिव एंड लेट लिव की भावना से अगर आप जीना चाह रहे हैं, ये जो जो पूरा जिसको मैं एस्केलेशन जो है अभी नहीं हुआ है, एस्केलेशन जो है पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेशन करने का मैं जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं पे जो आयतुल्लाह खमेनी है उनको मानता हूं कि उन्होंने जिस तरह से ये बात कही है, चाहे वो डेथ टू नहीं, तो इसराइल अपनी लड़ाई लड़ सकता था जैसे यूक्रेन लड़ रहा है। इसमें अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्व होना क्यों इंपॉर्टेंट था, ये सवाल मैं पूर्णिमा जी के पास जा रहा हूं। मैं वापस लौटता हूं। इसका विवेक जी मैं बस एक लाइन में उत्तर देता हूं। जी बताइए। श्रोता इसको गूगल कर सकते हैं। इसका उत्तर है जिसको हम कहते हैं कार्टर डिप्लोमेसी। नाथ जी यहाँ पे इसको डिटेल में समझा पाएंगी। 1980 में जिमी कार्टर यूएस के प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक डिप्लोमेसी का एक कंसेप्ट निकाला जिसको हम कहते हैं कार्टर डिप्लोमेसी। कार्टर डिप्लोमेसी क्या है विवेक जी, कि पर्शियन गल्फ, पर्शियन एरिया में अगर उनके जो इंटरेस्ट है, अमेरिकन इंटरेस्ट, उसके लिए अगर मिलिट्री इंटरवेंशन भी करना पड़े, तो ये समझिए 1980 का कंसेप्ट है, 1980 का डॉक्ट्रिन है, जो उसके बाद रोनाल्ड रीगन जब बने प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। और कहीं ना कहीं पे ये कार्टर डिप्लोमेसी का ही एक ऑफशूट है जो आगे चल के हम अभी देख पा रहे हैं। इसको डिटेल में अगर कुछ कहना है तो आप प्लीज इंटरवीन कीजिएगा, मैं इसमें और बताऊंगा। 1953 में ईरान की मौजूदा सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनवाई थी अमेरिका ने वहां पर। तो मुझे लगता है दूसरे देशों के सरकार के मामले में इंटरवेंशन का मामला 1979-80 से शुरू नहीं हुआ, 1953 से ही सीआईए ने और यूएस ने शुरू कर दिया था। इस पर और डिटेल से बातचीत करेंगे। जरा मैं पूर्णिमा जी का टेक ले लूं, इस पर क्या है, क्या विश्व युद्ध थोपा जा रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पैनलिस्ट के कन्वर्सेशन के लिए भी बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कहना चाहूँगी, सर ये कह रहे थे कि 9/11 से कहा जाएगा, मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करती हूँ। आपको अगर याद हो 6 or 7 days आफ्टर 9/11 जॉर्ज बुश वहां पे जाके कह रहे थे कि इस्लाम इज ए पीसफुल रिलीजन। अब ये जो डाइकोटोमी दिखता है कभी कभी मुझे इन यूनाइटेड स्टेट्स की परसेप्शन में, और ये जो पैराडॉक्सिकल एक सिचुएशन मुझे दिखता है, समटाइम्स यू कांट एक्चुअली एनालाइज प्रॉपरली, बिकॉज ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए लेकिन पाकिस्तान के पास है तो चलेगा। ईरान इज ए टेररिस्ट स्टेट बोलो तो दिस इज ए डेंजरस इशू, सो ईरान को निकाल दो। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान की उनके आर्मी के आदमी को बुला के लंच करा के उसको पीस प्राइज का एक नॉमिनेशन लेके उनका एयर स्पेस यूज करके ईरान को टारगेट करना। सो दिस इज बेसिकली द डुप्लिसिटी दैट यू सी। दिस इज नॉट ए आज का नहीं है, वो काफी साल से चल रहा है। एंड आई रियली वांटेड टू स्पीक टू यू अबाउट दिस, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड अबाउट 1953 CIA कू, जो ऑपरेशन एजाक्स के बारे में जाना जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये आज से शुरू नहीं हुआ, 1979 से भी शुरू नहीं हुआ। रेजीम चेंज का जो एजेंडा है, दिस इज पार्ट ऑफ द डील। ये जो ऑपरेशन राइजिंग सन जो नाम दिया है, this is also a very straightforward indication that it was for bringing in America back Shah. Now going back to the situation that okay, आज शाह भी तो इस्लाम को नहीं छोड़ेगा ना। अब what has happened to Pakistan or Bangladesh? Has it actually come across as a democracy at this point of time? ये तो सब यूज ही हो रहा है ना। But on top of it, if you look at it from a perspective of that counter-terrorism measurement जो United States करते हैं, could you please tell me, मुझे educate करिएगा कौन सा टेररिज्म का जो मूल रूट्स है United States were able to address? आईसिस को खत्म किया था? मुझे तो नहीं लगता, आप बताओ। वहां पे सीरिया में जो अभी ऐसा दावा किया जाता है आईसिस को खड़ा करने वाला यूएस
आपका जाके तालिबान को खड़ा करने वाला यूएस, हमास को खड़ा करने वाला इजराइल। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट डिबेट चली जाएगी। लेकिन ठीक है, ये पॉइंट वैलिड है कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं चलेगा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम से दिक्कत है आपको और पाकिस्तान को आप बिठाकर लंच करा रहे हैं। दिस इज द वैलिड पॉइंट, मैं अग्री करता हूं, मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया है। पूर्णिमा जी आप पूरी कर लीजिए, फिर मैं देवनाथ जी के पास जा रहा हूं। जी आपने बेसिकली, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि आखिरकार ये अटैक अभी क्यों हुआ है। दिस इज द ओनली क्वेश्चन वी शुड आस्क। द आइडिया दैट ये अभी छेड़ा है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की टर्म 1 में देयर वाज नो न्यू वॉर, और ये मागा का जो फोकस था अमेरिका तो फर्स्ट। आपको क्या वजह लगता है? मुझे तेल का इशू तो हो नहीं मेरे सकता, हिसाब से क्योंकि अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट खाड़ी देशों में तेल को लेकर रह नहीं गया है। मेरे हिसाब से दिस इज मोर ऑफ ए डी डॉलराइजेशन जो हो रहा है, यूएस का डेट जो हो रहा है बेसिकली 38 ट्रिलियन पहुंच रहा है अभी। एंड ईरान इज आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स इफ यू रिमेंबर, एंड ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया हैजंट बीन पार्ट ऑफ द ब्रिक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जो सेकेंड टर्म का कैंपेन है वो पहले से कह रहे कि ब्रिक्स का साथ छोड़ना पड़ेगा, इवन इंडिया को थ्रेटन कर रहे थे। सो ये मुझे लगता है कि दिस इज अ बिगर गेम। यहाँ पे we don't even have a solid information whether Iran actually has a nuclear weapon. अगर है भी तो IAEA hasn't accepted. तुलसी कबाड़ का जो टेस्टिमनी आया है मार्च में, उसमें सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि they are not actually building weapons, but यूरेनियम का जो आप तो रिपब्लिकन पार्टी में रही हैं। बट इसका मतलब नहीं है कि मैं झूठ एक ब्लाइंड पर्दा लगा के बैठी रहूंगी और जो सच है वो सच के बारे में नहीं बोलूंगी। मैं अगर अभी ये बोल रही हूँ, मुझे पता है वो जो ट्रम्प सपोर्टर, जो कोर्स ट्रम्प सपोर्टर है, मुझे मेरे ऊपर अटैक करेंगे तो करने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं इंडिपेंडेंट सोच रखती हूँ, और जहां पे मुझे प्रॉब्लम दिखता है उसके बाद मैं कहती हूँ। इसका मतलब नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ दिया और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकती। आपने तो बिल्कुल डिबेट को यू टर्न दे दिया, बहुत मजा आ रहा है। आपने कह दिया यूएस जो है वो ओरिजिनल विलन है यहां पर, लेकिन वाइस वर्सा ईरान को भी परमाणु हथियार की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये भी सेम पॉइंट है। यूके देना जी का ये भी सही। लेकिन सर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो नया पोल्स आ रहा है ना, इसमें आपको इंफॉर्मेशन ये दे, मैंने अभी एक्चुअली पोस्ट लिखा था कि 70% ऑफ अमेरिकन आर अगेंस्ट गोइंग टू वॉर अगेंस्ट ईरान। हमें वॉर नहीं चाहिए, और अननेसेसरीली वॉर होता है। बिकॉज आप सीरिया देखो या इराक देखो, आप सोमालिया, आपको लिटरली एवरीवेयर वी हैव गॉन, दिस इज तबाही मच गई है। वी डोंट वांट टू वॉर, वी इट्स नॉट अबाउट क्वेश्चन व्हाट इफ कि अगर ईरान ने वाकई परमाणु हथियार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, फिर क्या होगा? देन व्हाट? जो दवे सर कह रहे हैं कि भाई आप हिजबुल्लाह को दे दोगे, आपका प्रॉक्सी आप दे दोगे, फिर हो सकता है हमास को आप दे दो, हो सकता है कि आप हूती को दे दो। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स कहां से आए हैं? हमास को हथियारों की आपूर्ति कहां से हो रही थी जब इजराइल पर अटैक हुआ, या इजराइल के साथ काउंटर पार्ट चल रहा था जब इजराइल और ईरान का, माफ कीजिएगा, इजराइल और हमास का। जी आप कह रहे हैं वॉर के अगेंस्ट है, अभी भी बात वॉर की नहीं हो रही है। अमेरिका ने कहा है कि हमने ईरान को रोका है, लेकिन आपको ये भी तो समझना है कि अमेरिका जाके वहां पे बम गिराया है, और ये कह रहे, दावा कर रहे कि वहां पे न्यूक्लियर वेपन बन रहा था। ये सिचुएशन हमें ऐसे दिख रहा है कि वो WMD का जो सिचुएशन हुआ था इराक में, ऐसा सिचुएशन है। मतलब ठीक है, मैं जल्दी से देवनाथ जी के पास जा रहा हूं। दिखाया कुछ और जा रहा, हो कुछ और रहा है। देवनाथ जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? और अगर है तो क्या है फिर वो? विवेक, मैं एक शुरुआती दौर में एक स्टेटमेंट दूंगा, लगता है हल्का है, बहुत सीरियस है। नॉर्थ कोरिया के पास बॉम्ब्स है, वो तो जमीन के नीचे टेस्ट करके दिखा चुका है, अपने वेबसाइट में छापता है। यही अमेरिका, उनके ऊपर तो बॉम्ब नहीं गिरा। ईरान ने 80 बना लिए, इजराइल ने 80 बना लिए। तिब्री की रिपोर्ट कहती है जब इजराइल ने 80 बना लिए, जाहिर बात है किसके ऊपर गिराएगा? भारत। अगर इजराइल ने 80 बना लिए, किसके ऊपर गिराएगा? मिस्र के ऊपर। उसने गिराना है ईरान के ऊपर, तो उसके लिए उनको तकलीफ नहीं है अमेरिका को। मैं ये एक चीज बोलना चाहता हूं कि आज अगर ईरान की जमीन के नीचे तेल नहीं होता, आज अगर ईरान में सिर्फ केले की खेती होती, तो इस अमेरिका को ईरान में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वहां जमीन के नीचे कच्चा तेल आता है, इसीलिए आज नहीं, दशकों से
अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान और दूसरे अरब मुल्कों भी अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहे नहीं, हैं। लेकिन देवनाथ सर, Regime मैं change- एक पॉइंट पे डिसएग्री करूंगा आपसे। अगर इसराइल के पास परमाणु बम है भी, तो इसराइल ने क्यों नहीं खत्म कर दिया? ईरान को खत्म कर देते अभी तक में, कौन पूछने आ रहा है? अगर दूसरे खाड़ी देशों में मार देते, जिस 47 में इसराइल बना, 48 में 12 देशों के साथ इसराइल ने जंग लड़ी, तो इस्लामिक कंट्रीज के साथ इसराइल की जंग कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर उसके पास 80 परमाणु बम है तो एक आध बम इस्तेमाल भी कर लेता। मैं ये कह रहा हूं कि परमाणु बम वेपन ऑफ डेटरेंस है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बन सकता। एक ही बार और आखिरी बार इस्तेमाल हुआ है हिरोशिमा और नागासाकी पर, उसके बाद इस्तेमाल में नहीं लाया गया। बात इंटेंट की हो रही है सर। यूके देवनाथ सर, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ विवेक, ऐसा है कि पहली चीज तो आज तक ईरान ने एक बॉम्ब भी नहीं बनाया है। एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट मेरा ये मानना है कि ईरान के पास बॉम्ब बनाने की जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज है, देखिए यूरेनियम तो जैसे पेट्रोल है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो अगर वो 90% भी प्यूरिफाई कर लेंगे, वो जैसे हम लोग कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल बना लेते हैं, उसके बाद उससे बॉम्ब बनाना बहुत बड़ा चक्कर है। पेट्रोल की एक बोतल मेरे पास है तो उससे मैं एक गाड़ी नहीं बना, मेरे को इंजन बनाना पड़ता है, पूरा कार बनाना पड़ता है। तो ये जो हम लोग कुछ सुनते हैं कि भाई ईरान इर्रेस्पॉन्सिबल रहेगा, एक बॉम्ब बना के हुती को देगा, हजबुल्ला को देगा, ये एक कहानी है, पश्चिमी दिमाग की उपज है, जिसको कि उन्होंने पूरे दुनिया में सक्सेसफुली फैलाया है। आईएईए खुद बोल रहा है कि उनके पास बॉम्ब नहीं है। आईएईए खुद बोल रहा है कि उन्होंने 60% नहीं, फिर सवाल ये कि दिलचस्पी क्या है, फिर सवाल ये तेल का खेल है। लेकिन अमेरिका कह रहा है उसके पास एनफ तेल है और वो इतना तेल अपने देश में ढूंढ चुका, उसको अब किसी देश पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के पास अपना तेल है, लेकिन बाकी दुनिया में अमेरिका, ईरान के जमीन के नीचे जो तेल है, अमेरिका चाहता है कि आने वाले समय में वो कुछ लोग इस्तेमाल करें जो अमेरिका के दोस्त हैं। मैं जल्दी से संजीव जी का टेक चाहूंगा, फिर हुसैन जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है देवनाथ सर, वापस आ रहा हूं। संजीव जी, बताएं। जी, सवाल ये है कि अमेरिका का फिर गेम क्या है? अगर वर्ल्ड वॉर नहीं तो फिर क्या? जैसा कि देवनाथ जी ने फर्स्ट चांस में ही क्लियर किया कि भाई वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन तो नहीं लग रहा है। मैंने बताया कि हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी नहीं लगा था कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। किसी ने ये नहीं सोचा था यूक्रेन 3 साल तक रशिया से लगातार जंग लड़ेगा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसराइल ईरान पर जाकर इतनी दूर 1500 किलोमीटर जाकर अटैक करके वापस आ जाएगा, या फिर अटैक जारी रखेगा, या दोनों देशों में जंग छिड़ जाएगी। होने को तो हमने इन तमाम सिनारियोज में से कुछ नहीं सोचा था और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी हो रहा है। अभी कह रहे हैं वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आमने सामने आ गए, फिर कह रहे हैं कि वो चीन जो है वो ताइवान के पीछे लग गया क्योंकि अमेरिका इधर बिजी हो गया है। संजीव जी, देखिए विवेक जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो 2 बार इस्तेमाल किए गए थे, 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को भी दुनिया ने विभीषिका देखी थी कि हिरोशिमा में क्या हुआ था, और उसके 3 दिन बाद फिर से दूसरा बम गिरा दिया गया। मैं जो इशारा कर रहा हूं, गिराने वाला कौन? कह रहा हूं, गिराने वाला कौन? अमेरिका। देखिए, चाहे वो अमेरिका ने गिराया हो, अमेरिका ने नहीं जायदे गिराया था, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब 2 बार एक विभीषिका को देखने के बाद आप फिर से 9 अगस्त को गिरा सकते हैं, तो फिर आगे क्यों नहीं गिरा सकते? और न्यूक्लियर वेपन्स की इसी वजह से पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसे हमें से बहुत ही हल्के में इसको नहीं लेना है, और न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रसार है उसको हमें चेक करना होगा, उसके रोकना होगा। और यदि अमेरिका जैसा जो राष्ट्र है, यदि इसका 2 बार इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर अगर किसी आतंकी के पास वो चले गए तो वो किस मानवता की बात सोचेगा? ये मैं कहना चाहता हूं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि ईरान एक एनपीटी सिग्नेटरी है, वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, और उसके बावजूद भी अगर यूरेनियम एनरिचमेंट वो लगातार कर रहा है, और लगातार तो अपने ऑब्लिगेशन को वायलेट कर रहा है, जो कि आईएईए ने कहा है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई 1 हफ्ते पहले, उसमें स्पष्ट रूप से आईएईए ने कहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट को लगातार बढ़ा रहा है। और ईरान, ठीक है, मैं मानता हूं कि अभी आज की डेट में संभव है कि उसके पास ना हो, लेकिन उसके पास वो सारी फैसिलिटीज बनती जा रही हैं कि जिससे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। और जो उसके इंटेंशंस हैं
कि इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इस तरीके की जो बातें इजराइल कभी मैं संजीव जी इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी को पता नहीं है कि उसने बनाया या नहीं बनाया। मोसाद दुनिया भर में इतना नामचीन खुफिया एजेंसी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और बाकी एजेंसीज क्या कर रही हैं जिनके पास कोई जानकारी नहीं है। मोसाद तो इतनी खुफिया, मोसाद के खुफिया एजेंट्स तो इतने खतरनाक है दूसरे देशों की कैबिनेट में जाके बैठे होते हैं। मैंने कई पुरानी कहानियां पढ़ी हैं जिसमें ईरान और इराक के जो कैबिनेट में इनके एजेंट्स पहुंच गए थे और बाकायदा मिनिस्टर बन गए थे। तो इनके पास ईरान में कोई कार्यक्रम चल रहा है, इनको पता नहीं है, इनके पास एविडेंस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। होता तो ये रख दिए होते अभी तक, में ये डिटेल भी दे देते कि ये देखिए ये पिक्चर है, ये इन्होंने ये तैयार किया है। देखिए मोसाद ने जो इंटेलिजेंस दिया, और मोसाद का एक जैसे कि रिपोर्ट्स अभी दिख रही हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इजराइल ने, मैं अमेरिकन एक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी 13 जून की मैं बात कर रहा हूं। हाँ। इजराइल ने जिस तरीके से पिन पॉइंटेड तरीके से अनेक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो है एलिमिनेट कर दिया, जो उनके जो आर्मी के टॉप कमांडरों को एलिमिनेट कर दिया, अनेक जो सरफेस के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थे उसमें भारी तबाही मचाई, तो ये मोसाद के बगैर संभव नहीं था। और मोसाद और CIA ने मिलकर ही काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। जो 13 जून को जो इजराइल का हमला था उसमें अमेरिका की पूरी शय थी और अमेरिका ने उसको कोलैबोरेट किया। और अमेरिका उस दिन तो ये कह रहा था कि नहीं हम इसमें शामिल नहीं है, मार्को रूबियो का बयान भी हमने देखा था, लेकिन अब देखिए तो अमेरिका अब किस तरह से उतरा है वहां पे। तो इससे पूरी पिक्चर बहुत क्लियर है कि ये जो दोनों राष्ट्र हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल, वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। आप इसमें जो भी तर्क दे लें, लेकिन उनका हुसैन जी के पास आ रहा हूं, निमा जी बैठे जल्दी से। हुसैन जी क्या लगता है आपको, बात परमाणु बम की ही है? जी, मैं यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बोलना चाहूंगा कि ईरान ने NPT के ऊपर भी साइन किया है, और ईरान एक ऐसी कंट्री है कि जिसके ऊपर IAEA का 100% अगर जो पूरी दुनिया पे उसका ऑब्जर्वेशन और निगरानी करता है तो 70% से ज्यादा IAEA की निगरानी ईरान के ऊपर है। ईरान में IAEA को जितना एक्सेस दिया गया है ईरान की साइट्स के अंदर घुसने का और वहां पे उनके कैमरा लगाने का, दुनिया के किसी और कंट्री में उतना ज्यादा एक्सेस IAEA को नहीं दिया गया है। तो अगर कोई ये कहता है आज भी कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करता है, इतना सब होने के बावजूद भी, तो मुझे लगता है कि वो आज के हालात को और IAEA या अमेरिका के इश्यू को पॉलिटिकल जो बना रहा है इशू को, इसको लोग समझने में थोड़ी कोताही कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 2 पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर हम देखते हैं कि ईरान ने NPT के ऊपर भी साइन किया है, बोर्ड ऑफ गवर्नर IAEA के अंदर ईरान है, और वो लोग भी ये कह रहे हैं कि ईरान के पास हमें कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि ये बम बना रहा है। तो अब आप जरा सोचिए कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन है, हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल है, हमारे पास दुनिया के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर IAEA वगैरह ये सब हैं। ये सब होने के बावजूद इन लोगों को अपना काम और इनको इनकी जिम्मेदारी अदा करने के बजाय एक कंट्री सिर्फ इस बात के ऊपर कि उसको ऐसा लगता है कि ईरान का प्रोग्राम आगे बम बना सकता है और वो अपने लिए लाइसेंस को ले लेता है कि वो हमला करे। इस तरह से अगर हमला करने का इख्तियार लोगों के हाथ में आ जाएगा और उसकी निंदा नहीं की जाएगी, उसको रोका नहीं जाएगा, तो ऐसी दुनिया को कहा जाएगा कि जंगल राज है। और इस जगह पर सिद्धार्थ दवे जी जल्दी से, सिद्धार्थ दवे जी जल्दी से, सिद्धार्थ दवे जी। जी 2022 में ईरान ने 27 IAEA के जो सर्वेलेंस कैमरा थे उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज में, वहां से उसने उसको रिमूव कर दिए। दूसरा सस्पेंशन जो हुआ JCPOA कमिटमेंट का, उसकी तरफ मैं आपका और आपके दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहूंगी। 2015 में ईरान ने जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको हम JCPOA कहते हैं, जिसमें P5 नेशन है और साथ में एक जर्मनी भी है, परमानेंट 5 जो वीटो मेंबर्स हैं, उसके अलावा जर्मनी भी है। उसमें क्या था वो सिग्नेचर में कि वो अपनी जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो उसको लिमिट करेगा, और जो IAEA का इंस्पेक्शंस हैं वो भी इसको जारी रखेगा। लेकिन जब US ने विड्रॉ कर लिया 2018 में, तो उसके बाद ईरान ने भी उसको कंप्लाई करना बंद कर दिया। दूसरी बात,
ये जो है जून 2022 और उसके बाद जून 2023 में जो IAEA की जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, उसमें उन्होंने क्लियरली क्रिटिसाइज किया है कि ईरान जो है वो नॉन कोऑपरेटिव रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन हुसैनी साहब जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं। हुसैनी साहब जल्दी से 10 सेकंड में से जागते हैं और कहते हैं कि चलिए ठीक है, आज हुई आइए सर्विलेंस को रोकने की कोशिश की थी, या दाल में कुछ काला था क्या? हुसैनी साहब बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इन्होंने इशारा किया है। ये उस वक्त हुआ था जब अमेरिका उस एग्रीमेंट से बाहर निकलता है, यूरोपीय यूनियन ने जो वादा किया था उसको वो पूरा नहीं करते हैं। डील एक्चुअली ये हुई थी कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटेंगे और ईरान इतना एक्सेस देगा। सैंक्शंस नहीं हटाने की वजह से और अमेरिका के उस एग्रीमेंट को फाड़ देने की वजह से ईरान ने ये वाला कदम उठाया था, लेकिन बाद में यूरोपीय यूनियन ने और ये P5 के अमेरिका के अलावा प्लस जर्मन ने उनको जब ये आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ फिर रहेंगे, फिर ईरान ने वो एक्सेस बढ़ा दिया था। सिद्धार्थ दवे जी 10 सेकंड जल्दी से। मैं सिर्फ 10 सेकंड लेता हूं। इसके अलावा भी जो है जो वेपनाइजेशन कंसर्न है, सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट की बात नहीं है। जो ईरान ने जो वॉरहेड डिजाइन की जो उनकी बात की है, या जो यूरेनियम मेटलर्जी के जो कंसर्न्स है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ईरान ने रिफ्यूज किया। ठीक है, तो ये यानी कि अब बात कुल मिलाकर देखिए ये बात पास की हो गई, अब तो अमेरिका ने अटैक कर दिया, अब बात दो धड़ों की हो रही है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।